नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हमने 68 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, कंप्लीट किए थे, विथ व्याख्या के साथ किया था। ठीक है, और जो इससे पहले वाला सेशन था उसमें क्या था, 2 चैलेंज आए थे। ठीक है, 2 चैलेंज आए थे, 2 डाउट थे। आज पहले उन डाउटों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली श्रृंखला हम आगे करेंगे। ठीक है, जब तक प्रश्न की भाषा को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन गलत होंगे। तो देखते हैं 2 डाउट किन किन के आए थे। ठीक है, तो पहला डाउट लेता हूँ। तो आपके लिए जो पहला डाउट आया था वो था माही एंजल का। ठीक है, माही एंजल का डाउट आया हुआ था। ये था, ये देखो नंदी नहीं है, नकदी लिखना चाहती है। ठीक है, नकदी फसल जूट, कपास, कॉफी, गन्ना है, जबकि वाणिज्यिक फसल है गेहूं। ठीक है, देखो प्रश्न क्या पूछा था उसमें। अब देखते हैं हम प्रश्न क्या पूछा था। एक मिनट, इससे पहली जो श्रृंखला थी उसमें प्रश्न क्या पूछा था आपसे, पूछ रहा था, इससे पहले के सेशन में जो क्वेश्चन पे डाउट आया था उसमें क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, भारत की एक नकदी फसल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था नहीं है तो आंसर क्या होना था, गेहूं होना था इसका आंसर। ठीक है, क्यों गेहूं होना था, वैसे गेहूं एक नकदी फसल है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि भारत की, लेकिन भारत की नहीं है गेहूं। ठीक है, क्योंकि नकदी फसल क्या होती है पहले तो ये जान लो। ठीक है, नकदी फसल को ही क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक या व्यापारिक फसल भी कहते हैं। देखो नकदी से समझ में नहीं आया तो आप समझ गए हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक, मतलब वह फसल जो मुनाफा कमाने के लिए उत्पादित किया जा रहे हो उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, गेहूं भारत में कितना होता है, खाली अपने जीवन निर्वाह के लिए होता है। ठीक है, इसे लाभ कमाने के लिए इसका उत्पादन नहीं किया जाता है भारत में। ठीक है, गन्ना, कपास और जूट को क्या होता है, लाभ कमाने के लिए, ये क्या होता है कि मुनाफा कमाने के लिए इसका उत्पादन होता है और इसको क्या कर दिया जाता है, इसे बेच दिया जाता है या इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। लेकिन गेहूं क्या अपने तक ही सीमित होता है, तो भारत के संदर्भ में पूछा था। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में नकदी फसल नहीं है तो गेहूं हो जाएगा। बाकी गन्ना, कपास, जूट ये क्या है, लाभ कमाने या मुनाफा कमाने की दृष्टि से की जा रही है। ठीक है, देखते हैं दूसरा उनका चैलेंज क्या था, उसको जान लेते हैं हम। ठीक है, देखो इनका दूसरा चैलेंज आया था, भारत बांग्लादेश के साथ 4096 की सीमा साझा करता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अब देखते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश भारतीय है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है, तो किसकी सर्वाधिक होती थी, तो उन्होंने भी बताया किसकी होती है, बांग्लादेश की होती है। ठीक है, उन्होंने इसका आंसर भी दिया था कि कितना इसकी अगर लंबाई पूछता। ठीक है, लंबाई तो उन्होंने मुझे बताया है, लंबाई कितनी थी बताओ। तो अब आपको प्रश्न को समझना है। ठीक है, मैंने पूछा था कि लंबाई नहीं पूछा था, लंबाई तो आंसर में बताया था कि माही एंजल ने कितना, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। लेकिन मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना साझा करती है, 4096 तो स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय मैंने बताया था आपको कितनी, बताओ फटाफट। तो अंतर्राष्ट्रीय 2216। ठीक है, 2216 अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी तो 2216, अगर स्थलीय पूछी तो तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4096 हो जाएगा। और देखो उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व में सीमा म्यांमार देश से मिलती है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको उस वीडियो में, ये तो पुरानी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है। देखो आंसर चेंज कब होता है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, नील हो जाएगा। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बड़ी और लंबी, तो आंसर बड़ी में अलग हो जाएगा, लंबी में अलग हो जाएगा, तो वही आपको समझना है। ठीक है, तो अब चर्चा पर ही चर्चा करेंगे, जो आज का सीरीज है इसके बारे में आगे हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके लिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गोपेश्वर, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी डी आपका क्या है, अल्मोड़ा है। पूछेगा अगर क्या,
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? ठीक है, देखो अल्मोड़ा में तो है क्या, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान। ठीक है, 1924, याद रखना कब, 1924 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा? बोसी सेन द्वारा। ठीक है, बोसी सेन द्वारा इसकी क्या की गई, 1924 में स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला, ठीक है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या मुंबई में? फटाफट बताएंगे 70 का आंसर मुझे कि जो केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला है कहाँ स्थित है, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई? ठीक है, फटाफट मुझे बताएंगे ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला पूछिए तो नई दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता क्या है, सबसे कम है? जलोढ़ मृदा की उपलब्धता सबसे कम पूछेगा तो कहाँ है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मृदा कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा होगी, काली हो गई, ठीक है, लैटराइट मृदा होगी, पर्वतीय मृदा होगी, लवणीय होगी, जैविक जिसे पीट मृदा कहते हैं, और सूक्ष्म मरुस्थलीय मृदा होगी। तो ये मृदा के प्रकार थे। ठीक है, रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो कौन है रंधावा? ठीक है, क्या जानते हो आप रंधावा के बारे में? फटाफट बताएंगे मुझे। रंधावा पूछ रहा है, तो रंधावा ने भारत की जो क्या बोल रहा है, बृहद कृषि प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? फटाफट बताएंगे मुझे। रंधावा ने वो पूछ रहा है, तो क्या इनका पूरा नाम था? तो कितने भागों में? तो 5 भागों में इन्होंने क्या किया है, जो भारत की क्या है, बृहद कृषि प्रदेश है, रंधावा ने इन्हें 5 उसमें विभक्त किया गया है। इनका पूरा नाम पूछिए तो बताओ मुझे, पूरा नाम क्या था इनका? फटाफट बताएंगे मुझे। मोहिंदर सिंह रंधावा। ठीक है, मोहिंदर सिंह रंधावा इनका क्या है, पूरा नाम है। इनकी एक पुस्तक भी निकली हुई थी, भारतीय कृषि का इतिहास, इन्होंने लिखी थी, भारतीय कृषि का इतिहास लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 73, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। इंपोर्टेंट है, तो क्या था उनका नाम? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? कैप्टन डीन सॉ उनका नाम है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, देखो हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं हाल ही में, सब में पूछा गया हुआ प्रश्न है, बस तरीका बदल दे रहे हैं। ठीक है, कहीं पूछ रहा है कहाँ उतरा चंद्रयान 3, कहीं पूछ रहा है कि जहाँ पे उतरा उस पॉइंट का नाम क्या है, कहीं ये कब, इसकी प्रेक्षेपण की तिथि क्या है पूछ रहा है। ठीक है, कभी इसके प्रज्ञान का नाम पूछ रहा है। तो हर बार प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। इस बार इसने क्या पूछा, जो चंद्रयान 3 है इस परियोजना के निदेशक कौन है? तो कौन है? तो देखो अब आंसर आपको यहाँ क्या करना है, देखो अगर विक्रम साराभाई तो आपको पता है, ठीक है, एम सोमनाथ तो आपको पता है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ गलत करके आए थे, लेकिन निदेशक पूछ रहा है, परियोजना के निदेशक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना था बताओ? क्या होना था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, पीर वीर मुथेवेल था इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 75 आपके लिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो सभी को पता है, ऑप्शन ए सिलिकॉन, जो चिप होता है उसमें सिलिकॉन क्या होता है, लगा रहता है। ठीक है, सिलिकॉन आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 76 था आपके लिए, तकनीकी का नाम है V2X तकनीकी। ठीक है, किस में प्रयोग होता है? समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है। तो किससे संबंधित है V2X तकनीकी? तो ये ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था, ऑटोमोबाइल से क्या, V2X तकनीकी जो समाचारों में देखी जाती है ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ठीक है, रडार का पूर्ण अभिरूप है। ठीक है, इसका पूरा नाम बताना है आपको, रडार का पूरा नाम क्या था तो बताओ मुझे। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका क्या था, फुल फॉर्म है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का पूरा नाम होता है। ठीक है, 78 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस इजी है, तो ऑप्शन बी, टच स्क्रीन क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पूछ रहा है कंप्यूटर, उसमें क्या
फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है? ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन आपका क्या था? राइट आंसर था। भारत में आधुनिक कृषि के जनक पूछेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से क्या है? श्वेत क्रांति संबंधित है, जिसको जाना जाता है, इसको क्या, वर्गीज कुरियन को क्या, इसके जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और दुग्ध की वृद्धि की मात्रा के लिए क्या है? संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल का क्या है? नाम है, उसका प्रयोग होता है। तो उसमें किसका प्रयोग होता है? जो फाइल को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, तो उसका नाम क्या है? FTP। ठीक है, FTP इसका क्या होता है? प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर, F से क्या हो गया? फाइल हो गया, T से आपका क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, और P से आपका क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल। क्या? संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? 83 का आंसर बताएंगे तो क्या जाना जाता है? NAND आपका राइट आंसर था। ठीक है, NAND। ऑप्शन बी आपका क्या राइट आंसर होना था। निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? बहुत ही इजी है 84 का, तो कौन करता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना था। टेप वर्म, जिसे क्या बोलते हैं? फीता कृमि भी कहते हैं। ये क्या है? एक परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है। टेप वर्म या फीती कृमि के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, जब आप खाना पकाते हैं तो बाहर से जो बर्तन होता है उसकी तली काली होती है, तो ये क्यों होती है? इसका क्या मतलब होता है? तो क्या होता है? ईंधन पूर्णतया नहीं जल रहा है। ठीक है, ईंधन क्या पूर्णतः नहीं जल रहा होता है, जिसके कारण बर्तन की तली क्या होती है? काला होता है या काली होती है। ठीक है, 86 है आपके लिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन डैश डैश में होता है, तो किसके? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में? ऑप्शन बी यीस्ट आपका यहाँ राइट आंसर होता है। ठीक है, यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन पूछ रहा है, तो कौन है पादप हार्मोन? तो बताओ मुझे। तो साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर होना था। क्या? ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन क्या है? ऑप्शन डी में है। तो पादप हार्मोन पूछे तो साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? तो ओजोन परत हम किसकी रक्षा करती है? जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं पृथ्वी में। ठीक है, तो उसे कौन रोकती है? उसे ओजोन परत रोकती है। ठीक है, सूर्य से क्या, ये मानो ओजोन परत है। ठीक है, सूर्य से हानिकारक किरण इधर आई तो इधर से वापस लौट जाती है, तो ये जो परत है ये क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत के नीचे वाली परत क्या होती है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल के ठीक बाद ओजोन परत लगता है। ठीक है, समताप मंडल में क्या होती हैं? मौसमी संबंधी दशाएं नहीं होती हैं। ठीक है, मौसमी संधि संबंधी एक भी दशाएं नहीं होती है, तो उस जिस कारण यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, कोई मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं समताप मंडल में, समान यहाँ तापमान रहता है। क्षोभ मंडल की बात करूँ तो जितने भी बादल बनते हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ हो गया, समताप हो गया, उसके बाद ओजोन मंडल आता है। ठीक है, ओजोन मंडल आता है, यहीं से परावैंगनिक किरणें वापस चली जाती है। ठीक है, ओजोन के बाद क्या आता है? मध्यमंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। मुझे आप इसकी सीरीज बताएंगे। ठीक है, कि पृथ्वी से बढ़ते क्रम में जो वायुमंडल की परतें हैं उनका क्रम आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 89, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणन की परिघटना है। तो क्या है इसकी जो वैद्युत चुंबकीय क्या है प्रेरणन की परिघटना है? ये क्या है? ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता है? जो जल्दी से जिसका क्या उपयोग नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, एक बार खत्म हो गया तो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय नहीं है पूछ रहा है। तो बताओ मुझे, कोयला हो गया, जैव भार हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अगर बात करूँ नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय हो गई, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और
आपका क्या हो जाएगा चौथा। ये क्या है नवीकरणीय नहीं है, तो देख लो आप किस में है, ऑप्शन फर्स्ट और चौथा ऑप्शन आपके दूसरे में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा। देखो कोयला और पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, बाकी जैव भार और सूर्य का प्रकाश तो क्या है नवीकरणीय है। ठीक है, और दो अनवीकरणीय है जिसमें पेट्रोलियम और कोयला आ जाता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में चौंक का उद्देश्य होता है, तो जो ट्यूबलाइट है उसमें चौंक का क्या उद्देश्य होता है, तो याद रखना है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए क्या चौंक का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। ठीक है, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए किसका चौक का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 92 है आपके लिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से नियंत्रण होता है, तो किस में नियंत्रण होता है, फटाफट आंसर करेंगे मुझे, PM10 में। ठीक है, PM10 है, PM10 इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे। तो किस में कौन सी फसल है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है, तो कौन सी है, मटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है आपके लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर है उसका किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, तो किस पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ऑप्शन बी आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी, फटाफट बताएंगे। तो किस ग्रंथ में उल्लेख था, तो महाभारत में। ठीक है, महाभारत में उल्लेख मिलता है जो सुबाहु नरेश थे उनकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। महाभारत किसके द्वारा रचित है, तो महाभारत किसके द्वारा, वेद व्यास द्वारा। ठीक है, वेद व्यास द्वारा। और रामायण पूछिए तो वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, बाण कौन चलाता है, तो राम जी चलाते हैं, तो क्या रामायण से वाल्मीकि याद रखना है। और महान कौन होता है, जिसे वेदों का क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं, महाभारत क्या वेद व्यास हो गए, रामायण के कौन हो गए, वाल्मीकि हो गए। ठीक है, रघुवंशम किसकी रचना है, रघुवंशम आपको मैंने बताया था तो कालिदास के। ठीक है, रघुवंश किसकी है, कालिदास की। ऋतु संहार किसकी है, कालिदास की। मेघदूतम किसकी है, कालिदास की होगी। विक्रमोर्वशीयम किसकी है, कालिदास की होगी। और कालिदास की सबसे बड़ी और प्रमुख कृति बोलूं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी है, कालिदास की। भारत का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। इसमें मंत्र कितने हैं, ठीक है, इसमें मंत्रों की संख्या मुझे बताएंगे। और देखो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। रचना कब हुई थी, इसकी रचना पूछेंगे तो NCERT बोलती है कि 3500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। रचना हुई थी, ये लिखी नहीं गई थी, लिखी तो ये 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई है। ठीक है, रचना हो गई थी 3500 वर्ष पहले, लेकिन ये लिखी गई है 1500 वर्ष पहले। ठीक है, और ये वैदिक ग्रंथ में आता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ में आता है, तो ये वैदिक ग्रंथ में आता है। बाकी जो 3 है कौन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो उत्तर वैदिक में आते हैं। ठीक है, ग्रंथों का क्रम आप मुझे बताएंगे कि किसकी रचना सबसे पहले तो ऋग्वेद रची गई, इसके बाद आप मुझे कमेंट में इनकी श्रृंखला बताएंगे कि सामवेद रची गया या अथर्ववेद या यजुर्वेद। ठीक है, याद रखना। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की, बहुत ही ईजी है, तो किसने की थी, सभी को पता है, गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, कब, 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की क्या की थी, स्थापना की थी। कहाँ बताओ मुझे, कमेंट में बताना कहाँ की थी, इजी है। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई, ऑप्शन ए 25 जून 1967 को। कहाँ पे, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई है। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षेत्रीय जाति, अनुसूचित जनजाति या दलित। तो डोला पालकी पूछेगा तो किसके साथ आप चले जाओगे, डोला पालकी, तो ये दलित वर्ग से संबंधित था। जो डोला पालकी आंदोलन था ये दलित समुदाय से आपका क्या था, संबंधित था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है, तो नैन सिंह रावत को पंडित नैन सिंह रावत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पंडित नैन सिंह रावत का ही उपनाम क्या है, इन्हें ही उपाधि दी गई पंडित की। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 100, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, खीराकोट की महिलाओं ने आंदोलन किया। खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित है, तो खनन विरोधी आंदोलन है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, गौरा देवी ने किया था। किया था, नहीं किया था, ये तो किससे थे बताओ मुझे, गौरा देवी तो इंपॉर्टेंट है, किससे है, ठीक है, पर्यावरण के लिए जाना जाता है इन्हें। ठीक है, गौरा देवी थी। तो खीराकोट महिलाओं का जो खनन विरोधी आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था राधा बहन ने किया था। ठीक है, राधा बहन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। ठीक है, जो कत्यूरी शासक थे इन्होंने क्या, इनकी सत्ता केंद्र मान्यता प्राप्त कहाँ थी सबसे पहले, तो कहाँ थी, तो जोशीमठ इन्होंने क्या किया, अपनी पहली राजधानी बनाई। जो प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र थी इनकी कत्यूरी की, जोशीमठ है। ठीक है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, इंपोर्टेंट है 102। किसके काल को, तो जगत चंद। ठीक है, जगत चंद जगत के क्या है, पालनहार है, तो उनके काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जगत चंद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, भवानी शाह, कीर्ति शाह, ठीक है, जोगामल्ल शाह या फतेह शाह। इंपोर्टेंट है कुमाऊं में, ठीक है, गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंद पूछेगा तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जोगामल्ल शाह ने क्या, कुमाऊं में पहला गोरखा भूमि बंदोबस्त का नेतृत्व किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा की नहीं है। मैंने जो क्या है प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में बताया था, इससे 5-6 वीडियो पहले मैंने बताया था, वो 5-6 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपना पराया, बात कट्टी, चाला और पक्की पौड़ी। तो कौन सी परंपरा थारू जनजाति की परंपरा नहीं है पूछ रहा है, तो पक्की पौड़ी नहीं है। क्या है, पक्की पौड़ी नहीं है। 1 नंबर यहाँ से बनता ही है हर बार। आप एक बार देख लीजिए कि उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, पिछली वाली वीडियो में पढ़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 105 है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। तो हाथ में नहीं पहना जाने वाला आभूषण क्या है, मुरखुली है। आपको हाथ में पहना जाता है, नहीं पहना जाता है, तो मुरखुली हाथ में नहीं पहना जाता है। ठीक है, याद रखना। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं, ठुलकेत कहते हैं। ऑप्शन बी, क्या बोलते हैं उसे, ठुलकेत कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7 आपके लिए, मैंने बताया है पहले। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं लेता है। ठीक है, देखो देवीधुरा में प्रसिद्ध मेला होता है, देवीधुरा कहाँ, चंपावत। ठीक है, चंपावत में 2022 में देवीधुरा के मेले को क्या राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक जो क्या है इसमें देखो पूछ रहा है कि देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है। लमकड़िया, चमियाल, लटवाल और बारिक, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो कौन सहभाग नहीं करता है, तो लटवाल इसमें सहभाग नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है। राहु का मंदिर पूछ रहा है, देखो कहाँ पे, पैठानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डांगसेरा पैठानी में राहु का मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्य वंश में आपका अशोक आता है। ठीक है, अशोक किस में, मौर्य वंश में आता है। मगध वाला आपको पता है, राज्यकाल 200 कब से, 269 से। ठीक है, इनका जन्म कब होता है वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, देखो तो इनके अलग अलग अभिलेख मिले हैं। तो कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया। ठीक है, तो किस लिपि में मिला है इनका कालसी अभिलेख, वो ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक है, इनके कुछ अभिलेख किस में मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं, आरमाइक में भी मिले हैं, और कुछ ग्रीक में भी मिले हैं। और ब्राह्मी तो आपका कालसी से, उत्तराखंड कालसी देहरादून से ही प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखना है इतना। ठीक है, अशोक ने अंतिम समय बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, जब इन्होंने एक पता है इनके द्वारा प्रमुख युद्ध था कलिंग युद्ध, 261 ईस्वी पूर्व ये क्या करते हैं, कलिंग पे विजय प्राप्त करते हैं। और उससे क्या हो जाते हैं, बहुत ही क्या हो जाते हैं, ये उदारवादी बन जाते हैं। जब कलिंग में ये क्या बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि मैंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया, वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया, खून की नदियाँ बह गईं और 1.5 लाख करीब क्या हो गए, घायल हो गए। इस दर्दनाक युद्ध को देखते हुए ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और प्रेम वाली नीति अपनाते हैं। और प्रेम नीति से ये क्या करते हैं, फिर राज्यों को जीतते हैं। तो बौद्ध धर्म अपनाते हैं कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग युद्ध कौन से शिलालेख में है। ठीक है, इनके कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख में है इनका। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट में कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में परिचर्चा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन 110 से हम नेक्स्ट सीरीज में लाएंगे। ठीक है, उसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले
आप मुझे ये बताएंगे, होमवर्क है आपका, अशोक का जो कालसी अभिलेख है ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया तो वो कौन से अभिलेख में वर्णित है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है, 261 ईस्वी में हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। इनका राज्यकाल बता दिया, इनका जन्म बता दिया, मगध बता दिया। उस समय मगध क्या था, एक शक्ति संपन्न राज्य था। क्यों था, क्योंकि मगध के पास बहुत बड़ा जंगल वाला एरिया आता था, जिसमें क्या थी, बहुलता में खनिज पाए जाते थे। मगध के जंगल में हाथियाँ थे, जिनसे वो क्या करते थे, युद्धों में भरपूर प्रयोग करते थे। वहाँ क्या था, खनिज की पर्याप्त मात्रा थी, जिससे ये अपने हथियार वहाँ से बनाने के लिए इन्हें लोहा अयस्क प्राप्त होता था। तो तब 16 महाजनपदों में मगध सबसे पहले उभरा था, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मगध जो राज्य है उसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो डाली है, उसमें चर्चा परिचर्चा की है। तो अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे कल, गढ़वाल एशियंटिक एंड मॉडल पुस्तक किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी मुझे बताएंगे, तो ये पूछूंगा तो आप, तो किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, पातीराम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पातीराम ने क्या, गढ़वाल एशियंटिक एंड मॉडल पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गढ़वाल ठाट कहानी के लेखक कौन है, तो 111 पूछूं तो गढ़वाल ठाट कहानी के लेखक कौन है, तो सदानंद कुकरेती आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, लोकरत्न पंथ था इनका, लोकरत्न पंथ गुमानी कवि के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है वायु या सुशिर वाद्य यंत्र, तो बिनाई आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। 114 क्वेश्चन की बात करें तो चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था, मैंने बताया है चिपको आंदोलन के बारे में आपको, ठीक है। तो किसकी प्रतिक्रिया के रूप में, तो साइमन सपोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में ये प्रारंभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है आपके लिए, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था, तो कब बढ़ाया गया था, 2008 में। उत्तराखंड का जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कब कर दिया गया, 2008 में किया गया है, ठीक है। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी, तो आपको बताना था, ऑप्शन डी इसका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। ये पुराना PYQ है, ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षाओं का PYQ है पुराना, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लड्डू साबित होगा, ठीक है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल कितनी सीटें हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था, 22 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा था, इंपोर्टेंट है, ऑप्शन सी। अगर पूछेगा पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम, तो श्रीनगर आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जन नियम का सूत्रपात कब हुआ था, तो कब हुआ था, फटाफट बताएंगे मुझे, 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में आपको पता है गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण, 1917 कहाँ, चंपारण। क्यों गए थे, तो राजकुमार शुक्ला के बुलाव पे गए थे, नील की खेती, ठीक है, 1/3 भाग में जो नील की खेती करना पड़ता था उसके विरोध में, उसके लिए क्या गए थे गांधी जी 1917 में। और 1916 में कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है, याद रखना। तो ये कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा गया, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है, लिख के ले लो। तो गोरखों ने चमड़ों की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे क्या बोला जाता था, इसे मिझाड़ी कहा जाता था, ऑप्शन सी मिझाड़ी कहा जाता था। जो गोरखा चमड़े के बने हुए वस्तुएं होती थी, उन चमड़े की जो वस्तुएं होती थी उन पे ये एक कर लगाया करते थे जिसका नाम मिझाड़ी था, ठीक है। ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, तो कहाँ हुई ट्रेल द्वारा 1833 में देसी चिकित्सकों, ठीक है, जो देसी क्या थे, चिकित्सक थे, उनकी नियुक्ति कहाँ की गई थी, तो अल्मोड़ा आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। शैद या सद्य जागर परिलक्षित होता है, शैद या सद्य जागर परिलक्षित होता है, तो किससे होता है, तो ये सभी, ठीक है, कबीर पंथ हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, सैंदाली पांडुलिपि, ये सभी से क्या शैद सद्य जागर क्या होता है, परिलक्षित होता है, ठीक है। अब 123 से चर्चा परिचर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। थैंक यू सो मच।